विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती के विविधा कार्यक्रम के लिए हम अपने संग्रहालय में लगाते हैं गहरी डुबकी और आपके लिए लेकर आते हैं कुछ अनमोल रिकॉर्डिंग्स। दिसंबर के इस महीने में कई महान कलाकारों की याद का दिन होता है। 14 दिसंबर का दिन याद किया जाता है राज कपूर के नाम। 14 दिसंबर 1924 को राज कपूर का जन्म हुआ था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर रंगमंच और फिल्मों के जाने माने कलाकार थे। जाहिर है कि राज कपूर के लिए भी रुपहला पर्दा जैसे इंतजार कर रहा था। समय ने करवट ली और राज कपूर रंगमंच के रास्ते से सीधे पहुंच गए सिनेमा के रास्ते पर। पहले अभिनेता बने और उसके बाद वो बने निर्माता और निर्देशक। आर के फिल्म्स ने भारतीय सिनेमा की कुछ कालजयी फिल्में बनाई हैं। मेरा नाम राजू घराना अनाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कपूर की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। दौर जो गुजरा है जी फिल्मों का, इस पे हम लोग सभी अगर मुतासिब हुए हैं किसी न किसी बात से, कभी अच्छा कभी बुरा, दोनों ही बातें थी साथ साथ। लेकिन इतना जरूर है कि अब कुछ ऐसा वक्त है, कुछ ऐसा माहौल चारों तरफ है कि कोई दिशा नहीं है। आजकल का जो कॉन्शियंशियस फिल्म बनाने वाला है वो तो यूं चौरस्ते पे पूछकर रास्ता पूछ रहा है कि भाई किस और जाऊं मैं। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। मेरी सारी जो भी ट्रेनिंग समझ लीजिए या जो भी मैंने शिक्षा पाई, जो देखा जो सुना, वो पृथ्वीराज जी से ही सब कुछ पाया मैंने। आप हैं राज कपूर। पृथ्वी थिएटर्स में क्योंकि वो शुरुआत मेरे लिए एक्टिंग की भूमिका की, वो एक स्तर मिला मुझे, तो यूं समझ लीजिए कि एक पर्दा सा सामने से हट गया जो कि हमेशा देखने वाले, सुनने वाले और कलाकार दिखाने वाले और सुनाने वाले में होता है। और जब ये नजदीकी आ गई, ये अपनापन पैदा हो गया, तो फिर इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अब इसमें कितना कलाकार अपने अभिनय से, अपनी कला से, अपने चाहने वाले, अपने देखने वालों उन तक पहुंच सकता है और फिर उनके दिलों में अपना घर कर सकता है, ये उस पे ही मुनस्सर है, उस पे ही है। और मैं कहूँगा कि मैंने अगर ये सब कुछ पाया है तो ये पृथ्वीराज जी से ही पाया। राज कपूर कैसे बनाते थे अपनी फिल्मों का संगीत, इस बारे में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी। जब फर्स्ट टाइम आए थे मेरे पास तो ये गाना बना के आए थे। वो बोले थे ये एक्स्ट्रा का गाना होना चाहिए, तो हमने ऐसे तो हम काम करते ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैं बनाया, मैं शायर तो नहीं, वो सुनते उन्होंने बड़ा हेड्स ऑफ, ये गाना देगा। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब
से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। राज साहब जैसे ग्रेट आदमी के साथ काम करने का मौका मिला। राज साहब का हमेशा ये रहा है कि वो जब भी किसी से संगीत लेते हैं तो खुद अपना कुछ न कुछ उसमें होता है। और उन्होंने जब देखा कि ये लड़के हैं दोनों, ये बहुत अपने करना चाहते हैं, तो उन्होंने कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो हमको सबसे बड़ी खुशी है कि उनकी जितनी पिक्चरों में हमने म्यूज़िक दिया वो राज साहब ने ऐसे अपनाया, और कभी भी सेकेंड ट्यून उनके लिए नहीं बनाई हमने। नहीं तो हम हर एक के लिए 3-4 ट्यून बनाते हैं, क्योंकि राज साहब के लिए हम वैसे 50 ट्यून बनाते थे, उसमें चुन के, और वो आदमी ऐसे थे 1 सेकंड में बोल देते थे। उन्होंने कभी भी हमको ये नहीं कहा कि सेकेंड ट्यून बनाइए। राज साहब का एक अंदाज ही अलग था फिल्म मेकिंग का। राज कपूर के बारे में बता रहे हैं उनके बेटे ऋषि कपूर। उनका 24 घंटा उठना बैठना सब फिल्मी था, और कुछ नहीं, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ और नहीं। उनको सिर्फ अपनी फिल्मों से लगन था और कुछ नहीं। हमारा रिश्ता बाप बेटे का कभी सेट पे था ही नहीं। हमारा रिश्ता हर था एक डायरेक्टर और एक्टर का। मैं सेट पे भी उन्हें साहब बुलाता था, और वो भी मुझे ऐसे को फुसलाते नहीं थे। बहुत डांट भी खाई है। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी और की गलती होती थी और डांट मुझे लेते थे, तो दूसरे को वो एहसास हो जाता था कि गलती मैंने की, इसको क्यों डांटा जा रहा है। तो उसको चुपचाप एहसास होता था कि मैंने कुछ गलती की है। तो हम उसके भी बफर थे। यो एक राज कपूर साहब का एक तरीका था कि दूसरे को सुनाने के लिए तुम्हें डांट देते थे, तो उसका भी शिकार हम हुए। मैंने जो कुछ भी आज सीखा है, हासिल किया है, जो कुछ भी ज्ञान मुझे मिला है, वो तो राज कपूर साहब के जरिए मेरा नाम जोकर में मिला या बॉबी में मिला, और तीसरी बार मुझे प्रेम रोग में मिला। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी। राज कपूर साहब एक टास्क मास्टर थे। मुझे याद है गाना प्रेम रोग का ही था कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। वो गाना बड़े अच्छे अंदाज में पिक्चराइज हुआ था। जब पिक्चराइज करते थे तो राज कपूर साहब मुझसे कहते थे कि मुझे चाहिए दिलीप कुमार, मुझे दिलीप कुमार की डेप्थ चाहिए तुम्हारी आंखों में। तो एक बहुत बड़ी बात होती थी कि दिलीप कुमार साहब तो राज कपूर साहब के कंटेम्प्रेरी थे। तो वो यूज्ड टू से कि आई थिंक यू हैव टू बिहेव, यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। राज कपूर के बेटे राजीव कपूर उनके बारे में बताते हुए, राज साहब को संगीत का बहुत शौक था। संगीत उनके रगों में, उनके खून में दौड़ता था। आपको याद होगा कि प्रेम रोग में एक बहुत बेहतरीन सीन था नंदा जी और पद्मिनी कोल्हापुरे के बीच में, जहां पे नंदा जी आके बोलते हैं पद्मिनी को कि सोते जागते उठते बैठते देव 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 देव, एक ही आदमी का नाम तो लेते रहती है, ये प्यार नहीं तो क्या है। तो ये चीज और ये सीन राज कपूर साहब खुद जिंदगी में है, क्योंकि वो शख्स, वो फिल्म मेकर, वो शोमैन, सवेरे से लेके, मैं ये नहीं बोलूंगा रात तक, लेकिन अगले दिन सवेरे तक 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते गाते खाते पीते हर चीज करते हुए सिर्फ अपनी तस्वीर के बारे में सोचते थे, जिसमें संगीत बनता है, जिससे सीन्स बनते हैं, जिससे डायलॉग्स बनते हैं, जिससे क्या नहीं बनता है। क्योंकि मैंने वो 3-4 साल में जब मैं उनका असिस्टेंट था, मतलब बाकी सालों में भी खुद देखा है कि किस तरीके से कहां से इनके अंतर से ये बातें निकल जाती हैं। और वो सीन खुद उन्होंने अपने से ही लिखा कि सोते जागते उठते बैठते काम 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 काम। अगर ये पैशन, ये लगन नहीं है तो और क्या है। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो,
तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। सन 1966 का 14 दिसंबर का दिन, राज कपूर अपना जन्मदिन मना रहे थे। तभी खबर आई, गीतकार शैलेंद्र इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए हैं। राज कपूर के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि सन 1949 में फिल्म बरसात के जरिए राज कपूर ने बनाई थी अपनी अनमोल टोली, जिसमें गीतकार हसरत जयपुरी और गीतकार शैलेंद्र शामिल थे। संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक मन्ना डे, लता मंगेशकर और मुकेश, ये थी राज कपूर की अनमोल टोली, जिसमें लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे भी शामिल थे। शैलेंद्र राज कपूर की टीम का एक अनमोल हिस्सा थे। शैलेंद्र जी की यादें बांट रहे हैं उनके बहनोई सुशील ठाकुर। जीजा जी नहीं कहते थे, उनको भाई साहब भी कहते थे हमें, शैलेंद्र जी को। यो समझ लीजिए कि आप बेटे का रिश्ता था, वो बेटा ही मानते थे हमको। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, ये आते थे शादी के बाद भी, और झांसी में हम लोग जाड़ों के दिन में इनके रजाई के अंदर घुस जाते थे और इनसे बोलते थे आप कविताएं कहिए। जो इनकी ऐसी कविताएं थी, उस बचपन से भी साधारण भाषा में कविता होती थी इनकी और समझ में आती थी। झांसी में वो रेलवे में नौकरी करते थे, उनके झांसी से ट्रांसफ़र हुआ और 1948 में वो बम्बई में शादी के बाद ही करीब करीब आ गए थे, और परेल वर्कशॉप में एज ए चार्जमैन वो रेलवे में लगे हुए थे। परेल में ही एक छोटे सा कमरा था, और बहुत ही छोटा कमरा था। वो भी उनके दोस्त जैन साहब थे, वो भी रेलवे में थे। उन्होंने अपना एक छोटा कमरा उनको दिया था, और जैसे बैठा हुआ घर होता है रेलवे के, वैसा ही एक छोटा सा कमरा था। बाहर बाथरूम वगैरह बाहर थे, और ये एक छोटा सा कमरे में एक पलंग रखी थी, और उसमें ही पूरा खानदान आके हम लोग का उनके साथ ही उधर रहता था। रेलवे से जो नौकरी में जो तनख्वाह मिलती थी उतना उस पूरा नहीं होता था, बच्चा भी हो गया था। बम्बई आने के बाद ये बलराज साहनी, उनकी मिसेज संतोष जी, राज कपूर भी उसी के, अब्बास और बहुत से लोग हैं, सलील चौधरी जो बाद में आए, ये इनके साथी इफ्ता से इनके साथी रहे। ये इफ्ता में एक कविता कह रहे थे परेल मैदान में, राज कपूर भी उधर आए थे, और उनको कविता सुनने के बाद उन्होंने इनसे आग्रह किया कि भाई आप हमारे पिक्चर में गाने लिखे। इन्होंने उस समय तो इन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ समय बाद इनको जब बच्चा हुआ, एक पहला लड़का, तो इनको आर्थिक परिस्थिति इनकी इतनी अच्छी नहीं थी। बोले बच्चे को पालने के लिए तो थोड़ा बहुत और भी पैसा चाहिए। हालांकि ओवर टाइम भी करते थे, सब भी करते थे, लेकिन फिर भी राज कपूर ने उनसे उस समय कहा था कि जब ज़रूरत हो पैसे की तो मेरे पास आ जाना। तो इसी उससे दिलासे से ये उनके पास पहुँचे, और उस समय इन्होंने उनसे 500 रुपये लिए कि 500 रुपये देता हूँ, जब मैं बुलाऊँगा। अभी तो गाने नहीं है, मैंने आग बना ली है और गाने लिख चुके हैं, रिकॉर्ड हो गया है। अगली पिक्चर बरसात बनाऊँगा, उसमें मैं तुमको ज़रूर बुलाऊँगा। तो इस तरह से इनका सिलसिला फिल्मों में आने का शुरू हुआ। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। प्रीत ने सिंगार किया, मैं बनी दुल्हन, मैं बनी दुल्हन। सपनों की रिमझिम में नाचो था मन, मेरा नाचो था मन। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम, तुम मेरे सनम। बरसात में, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
ये हैं गीतकार हसरत जयपुरी जयमाला कार्यक्रम में। मुझ पर गम का पहाड़ कैसे टूटा। देखिए 14 दिसंबर का दिन था। उस दिन राज साहब का जन्मदिन हुआ करता था। हम बड़े शानदार तरीके से गाया करते थे, बजाया करते थे। वो ऊपर वाले को क्या मंजूर हुआ कि अचानक शैलेंद्र जी की तबीयत खराब हो गई। उनको नर्सिंग होम में दाखिल करा दिया गया और ये समझ में भी नहीं आता था कि वो हमसे बिछड़ जाएंगे। वही एक पहला साथी है जो हमें छोड़कर चला गया है। कि मेरी निगाह शौक में आंसू के मेले रह गए, छोड़ के सभी चल दिए, हम तो अकेले रह गए। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। तेरा गम तेरी खुशी, मेरा गम मेरी खुशी, तुझसे ही थी जिंदगी। हंसकर हमने था कहा जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे। शैलेंद्र जी को याद करते हुए संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीतकार शंकर। पहला दृश्य उभरता है आर के स्टूडियो में। बैठे हैं मैं यानी शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत और राज कपूर साहब। और हो रही है गीतों की बरसात। बरसात में बरसात के बाद आवारा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा श्री 420। मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया। आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, हो मगन में। बूट पॉलिश। जरा ओ जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए हमत वाले, पालिश वाले। संगम। मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का। जिस देश में गंगा बहती है
और मेरा नाम जोकर। आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ये भाग। और तभी जैसे फिल्म टूट जाती है, रोशनी हुई तो देखा शैलेंद्र नहीं है। विविध भारती के कार्यक्रम संगीत सरिता में शैलेंद्र जी के बारे में जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन ने ये बात कही थी। पिताजी अक्सर ये करते थे कि जैसे शैलेंद्र जैसे जी से बोल लेना हो या मुखड़ा लेना हो या गाना लेना हो तो पंचम मतलब आरडी पर उनको भेज दिया करते थे। तो मैं सारा दिन उनके साथ घूमता रहा। वो गए जयकिशन जी के घर पे, मैं पीछे पीछे, जयकिशन जी बोलने लगे कि भाई तुम किस लिए आए? हमने मैं गाना लेने आया हूँ। वो तो मेरा गाना लिख रहा है। बोले नहीं, वो पिताजी ने कहा। हमने ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अल्टीमेटली रात को उन्होंने, उस वक्त मुझे याद है पूनम की रात थी, और उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे कहते थे कि तेरे को याद है ट्यून क्या है? हमने तो चल जूहू चलते। हमने रात को जूहू दरिया किनारे, रात को कौन जाएगा? और सन्नाटा एकदम, और वो भी 11 साढ़े 11 बजे। तो वो गए वहाँ पे, जाके और बैठ गए, बैठ के कुछ इधर उधर की बात कर रहे। और मेरा वही था, रट लगा हुआ था, मुखड़ा आप कब लिखेंगे? उन्हें ऐसा थोड़ा ही मुखड़ा लिखा जाता है, मूड आना चाहिए। उन्हें कैसे? उन्हें तो एक काम कर, एक माचिस है तेरे पास? तो मैं तभी सिगरेट पीना शुरू किया था। तो मैं माचिस जेब से निकाल के बोले कि वो गाना बजा माचिस के ऊपर। तो फिर मैंने गाया, फिर उन्होंने माचिस ले ली, तो उन्होंने उसके ऊपर बजा के गुनगुनाया। तो बोले हो गया। हमने क्या हो गया? मतलब देख कितना अच्छा चाँद है। कहता है कि खोया खोया चाँद, खुला आसमान, ऐसे में नींद कैसे आएगी? खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी? ओ खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी? ओ खोया खोया चाँद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी? ओ खोया खोया चाँद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी? ओ खोया खोया चाँद। ओ
ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ हो, खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया चाँद। 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड माउंटेन डे। सन 2003 से इस दिन को मनाया जाना शुरू हुआ। इसकी वजह यह है कि धरती का 22% हिस्सा पहाड़ है। कुल 915 मिलियन यानी तकरीबन 91 करोड़ लोग पहाड़ों पर रहते हैं। दुनिया की कुल आबादी का 15% पहाड़ों पर अपनी जिंदगी बिताता है। धरती के बने रहने में और मौसमों के कायम रहने में पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहाड़ों के संरक्षण और उनके विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे, इन्हीं सब मकसदों से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्वत दिवस शुरू किया था। विश्व पर्वत दिवस पर विशेष रूप से विविधा कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्वतारोही और पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देने वाले ऋषिकेश यादव से ये बातचीत। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, अभी रिटायर हो गया हूँ जी। तो जब कॉलेज में था, मैं पूना से हूँ बेसिकली, वहाँ पर कॉलेज में जाने के बाद ही कुछ कर पा रहा था, तो उसके कारण वहीं पर दोस्त लोग मिले थे, उसके साथ फिर सह्याद्री में घूमना शुरू हुआ था जी। पूना के आसपास पहाड़ बहुत है, किले भी है, ज्यादातर शिवाजी महाराज के जो किले हैं उसके कारण एक अट्रैक्शन था कि पहाड़ में जाना है, किले देखना है, हिस्ट्री देखना है, तो वो नजरिए से जाते थे। ये किन वर्षों की बात है? 1975 में। ओहो हो, बहुत ही पुरानी बात है। तो तब आपने महाराष्ट्र में पूना के आसपास के जो पहाड़ थे या किलों पर जाना शुरू कर दिया था। तब तो माहौल बहुत अलग तरह का होगा, बहुत लोग नहीं जाते रहे होंगे उस समय। हाँ, बहुत ही अलग था। तब हम जब पहाड़ों के लिए जाते थे तो लोग हमें पागल कहते थे। ये पीठ पर सैक वगैरह लगा कर जाना है, खाना लेकर जाना है, एक एक दो दिन रहना है वहां पर व्यवस्था नहीं होती थी, जहाँ कहीं कुछ मिले उस पर रहना, खाना तो वापस आना। तो एक तो लोगों को पता ही नहीं था कि पहाड़ों में देखने के लिए क्या होता है, क्यों जाते हैं पहाड़ों में ये। और दूसरा था कि डर था कि पहाड़ों में जब जाते हैं तो कुछ न कुछ होगा। माँ खास करके डरती थी कि ये जाएगा तो कुछ होगा, गिरेगा, लगेगा, उसके कारण डर था। जंगली जानवरों का जंगली जानवरों का भी था। लेकिन 8-10 साल के बाद थोड़ा सा उसके बारे में लिखने लगे, पढ़ने लगे, पेपर में आने लगा कि ऐसे पर्वतारोही जाते हैं, किलों पर जाते हैं, तो अच्छा काम करते हैं, उससे सेहत अच्छी रहती है, मानसिकता अच्छी रहती है, तो थोड़ा सा उसमें क्रेडेंशियल बढ़ने लगे। देखिए, आजकल के भी माँ बाप जो हैं वो डरते होंगे जब कोई किशोर वय लड़का या युवक युवतियां पहाड़ पर जाने की घर में परमिशन मांगते होंगे। आप उन सबको बताइए कि क्या कभी कोई ऐसा खतरा हुआ, कभी कोई जंगली जानवर, कोई और इस तरह का हादसा? नहीं, अभी मैं 40 साल हुआ हूँ कि पहाड़ों में जा रहा हूँ। हाँ। तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि कुछ जान पर खतरा है कि किसी जंगली जानवर के कारण। हाँ, कहीं हम गलती खुद करते हैं तो ही रिस्क रहती है, क्योंकि माउंटेन में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं 99% एक्सीडेंट ह्यूमन एरर्स के कारण होते हैं। 1% कभी कभार हुआ क्योंकि उसमें नेचुरल चीज है, उसके कारण एक्सीडेंट हुआ। जी। तो ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है, एक तंदुरुस्ती शरीर की रहती है और मानसिकता भी बहुत अच्छी रहती है। तो आप कॉलेज के जमाने से शुरू करके और जब नौकरी शुरू कर ली उसके बीच में भी समय निकाल के पहाड़ों पर जाते रहे। महाराष्ट्र से बाहर कब जाना शुरू किया पहाड़ों पर? करीबन 79-80 में पहली बार हिमालय गया था। उसके बाद से फिर हर साल हिमालय में जाता हूँ। उसके बाद हिमालय के बाद वापस साल भर सह्याद्री का ट्रैकिंग वगैरह शुरू रहता है। यानी ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। हाँ। हिमालय की तरफ जब देखते हैं तो निगाह जो है वो सीधे माउंट एवरेस्ट पर जाती है। 8,848 मीटर की चोटी है और संसार का सबसे ऊंचा शिखर। आपने उसे जीता है? हाँ, 1998 में हमने एवरेस्ट की मुहिम की थी। वो अपने देश की पहली सक्सेसफुल इंडियन सिविलियन एक्सपीडिशन थी। तो एक हमें गर्व था कि हम वो एक्सपीडिशन कर पाए, और दूसरी बात थी कि वो जो एक्सपीडिशन थी हमने अपने स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह जब चल रही थी देश में, तो उसके तहत हमने अपना तिरंगा दुनिया के सर्वोच्च चोटी पर लहराए। ये इच्छा से हमने की थी और उसमें हम सक्सेसफुल रहे।
तब तो धूम मच गई होगी। बहुत कुछ। कितना मुश्किल रहा? वहां की सबसे अनूठी याद हमें बताइए इस एक्सपीडिशन की। एवरेस्ट जब हम गए थे तो हमने तिब्बत साइड से एवरेस्ट किया था, और तिब्बत साइड से एवरेस्ट चढ़ना बहुत कठिन है। मैं अपने सुनने वालों की जानकारी के लिए ये पता करना चाहूंगा कि किस किस तरफ से चढ़ते हैं, नेपाल की तरफ से चढ़ते हैं और तिब्बत की तरफ से चढ़ते हैं। हाँ, दो देश के बीच में एवरेस्ट है, उसका जो चोटी है और दो देश में विभाजित है। आधा नेपाल में, आधा तिब्बत में है। तो ज्यादातर लोग नेपाल की तरफ से जाते हैं। नेपाल तरफ से जो जाना है वो आसान है रूट वो, और वेदर जो है ज्यादातर नेपाल साइड से जब है वो तो अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पर एक रेंज है, उसके कारण जो तिब्बत के पठार से जो हवा आती है उसे रोकी जाती है, उसके कारण नेपाल साइड से आसान रहता है। और दूसरी चीज है कि जो कठिनाई चढ़ने के लिए है वो बेस कैंप से कैंप 1 तक ही है नेपाल साइड से। बिल्कुल बिल्कुल। और तिब्बत में आप जाएंगे तो हवा बहुत तेज चलती है, और जो कठिनाई है वो लास्ट पोर्शन में है। आप जब कैंप 6 से ऊपर निकलते समिट के लिए, तब आपको 4000 फीट रोप लगाना होता है, पूरे किले लगाने होते, उसके बगैर आप चढ़ ही नहीं सकते। तो उसके कारण जो है अनसक्सेस रेट जो तिब्बत से बहुत ज्यादा है। तो आपने इसे ही क्यों चुना था? पैसा जुटाना ये सबसे बड़ी कठिन बात है। हमें 3 साल लगे पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो जितना पैसा नेपाल साइड से देना चाहिए था उतने हमारे पास नहीं थे, क्योंकि नेपाल साइड से रॉयल्टी ज्यादा है, और चाइना साइड से उस वक्त बहुत कम थी, क्योंकि चाइना से एक्सपेडिशन जाते ही कम थे। तो चाइना गवर्नमेंट जो है कम रखता था। तो हमने सोचा देखो पैसे जितने जमे उसमें ये हमारी जो स्वतंत्रता की सालगिरह है वो तो हमें एक ही साल में करना है, तो जाना तो है, इसके कारण भी कम पैसे थे। तो हमने तिब्बत में से कोशिश की थी, और तिब्बत में हम जब गए थे तो वहां पर 14 नेशंस और लोग जमे थे उसमें। वहां पर चाइना थे, जापान था, रशिया थी, अमेरिका थे, बहुत बड़े बड़े नेशंस के लोग आए थे, और उनके साथ साथ हमने कोशिश की थी। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम जब वहां पर पहुंचे थे तो हमारे पास, हम अकेले रहेंगे तो हमारे पास जितनी चीजें चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, वो सब हमारे पास थी। उसके कारण क्या हुआ कि हमने पूरी जोर लगाकर कोशिश की, और सब नेशन में सबसे पहला हमने रूट ओपन किया, और अपना तिरंगा जो है सबसे पहले वहां पर पहुंचाया था एवरेस्ट पर। तो उस साल की वो सबसे पहली समिट सक्सेसफुल थी, और उसका एक क्रेडिट रहता है कि ये मौसम में किसने उस पर चढ़ाई की थी। क्या बात है। तो मुश्किल रास्ता चुना और आर्थिक परेशानियों के बावजूद आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाए। मुझे ये बताइए कि उसके बाद आपने काफी सारे लोगों की मदद करनी शुरू की एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए, इसकी वजह क्या थी? एवरेस्ट जब मैं जाकर आया तो उसके बाद एक महसूस होने लगा कि पहाड़ बहुत कुछ है, अपनी जिंदगी कम है, इससे ज्यादा पहाड़ हैं जी। और जो ग्लैमर मुझे मिला था एवरेस्ट के कारण मिला था, और एवरेस्ट के लिए जो हमें ग्लैमर जो मिला था वो हमारे पैसे से नहीं था, ये पब्लिक मनी से था। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि मेरी अभी जो ग्लैमर है माउंटेन के कारण है, तो ये माउंटेन को वापस देना चाहिए, सोसाइटी के लिए यूज आना चाहिए। तो उसके कारण उसके मैंने पर्सनल क्लाइंबिंग पूरा 98 के बाद बंद किया, और उसके बाद जो है इसको बच्चों के लिए नेशन वाइड इसका स्प्रेड हो, माउंटेनिंग एक्टिविटी, इसके लिए कोशिश की। तो ये तो अद्भुत काम है। मतलब आपने अपना निजी जो पर्वतारोहण का काम है वो पूरी तरह से बंद करके और बच्चों और सिविलियंस के लिए काम करना शुरू किया। हाँ, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा था कि जरिया क्या लिया जाए। तो पहले मैं यूथ हॉस्टल में काम करता था, तो फिर से मैंने कोशिश की कि मैं एवरेस्ट जाकर आया हूँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। तो उनको भी मेरे जैसे अनुभवी पर्वतारोही की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे नेशनल की जो एक एडवेंचर कमेटी होती है उसका उन्होंने मुझे इंचार्ज बनाया 2002 में। तो उसके कारण मेरा जो दायरा जो है पूरे नेशन के लिए खुल गया। तब क्या होता था कि पूरे नेशनल प्रोग्राम जो है हिमाचल में ही होते थे। में अपना जो देश है ना, ये विविधता से भरा हुआ है। बिल्कुल, हर एक स्टेट की एक अलग अलग जियोग्राफी है। तो मैंने उसको देखकर अलग अलग स्टेट में उस तरीके के नेशनल प्रोग्राम बनाने शुरू किए। जैसे जैसलमेर में डेजर्ट है, तो डेजर्ट ट्रेकिंग प्रोग्राम जैसलमेर में शुरू हुआ। फिर आप कोडाई कनाल में जाइए तो कोडाई कनाल की पर्वत श्रृंखला जो है अलग तरीके से है। केरल में मुन्नार है, मुन्नार हिल में ट्रैक कर सकते हैं, तो मुन्नार का ट्रैकिंग शुरू किया। फिर बाद में कूर्ग है जो कर्नाटक का कोस्टल एरिया है, उसमें ट्रेकिंग शुरू की है। फिर बाद में दार्जिलिंग है, पहाड़ों के लिए मशहूर है, वहां पर संदकपू का ट्रैक शुरू किया वेस्ट बंगाल के लोगों को साथ लेकर। मेघालय में केव्स है, तो मिजोरम में ट्रेकिंग शुरू की और वो केविंग का प्रोग्राम शुरू किया, वो भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। फिर उधमपुर JNK में जो पहले वहां पर असैसिनेशन हुआ था, तो वो एरिया में ट्रेकिंग शुरू की। तो उसके लिए 2-3 साल लगे सेट करने के लिए, क्योंकि उसमें वहां जाना एरिया थोड़ा रिस्क था, लेकिन वो भी प्रोग्राम अच्छी तरह से चलने लगा। फिर मध्य प्रदेश है, पचमढ़ी का प्रोग्राम है, उनके मध्य प्रदेश के लोगों को लेकर उनको प्रमोट किया। तो इस तरीके से हर एक स्टेट की जो खुद के नेशनल प्रोग्राम होने चाहिए तो स्प्रेड करते ले गए थे। शुरुआत में दिक्कतें आई होंगी इसमें?
बहुत लोगों को दिक्कत है साथ लाने में? क्योंकि हर एक स्टेट में जाकर उनके लोगों को उनको एनकरेज करना, फिर उनसे वो सब सुविधाएं इकट्ठा हो, फिर उनको प्रमोट करो, उसको प्रोग्राम को फिर नेशनल लेवल पे उसको पब्लिसिटी, फिर बाद में अवेयरनेस डेवलप करना। 2-3 साल तो हर जगह पे थोड़ा सा दिक्कत आती थी, फिर अपने आप शुरू होते थे, फिर वो खुद ही करने लगे। अभी हर एक स्टेट के अपने अपने प्रोग्राम नेशनल लेवल पे अच्छी तरह से चलते हैं। माता पिता बच्चों को भेजने लगे आसानी से? आसानी से। मैंने एक बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया था 2002 में। हमने नेशनल प्रोग्राम 10 से 15 साल के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम किया था। तो उसमें दिक्कत ऐसी आती थी कि इतने छोटे बच्चों को लाएगा कौन, पेरेंट भेजेगा या नहीं भेजेंगे। तो उसमें मेरा एक उसमें नजरिया ऐसा था कि आजकल के बच्चों को इसकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस 2 चीजें आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो ट्रैकिंग के द्वारा मिल सकती है। और दूसरा ऐसा है कि एडजस्टमेंट बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। मुझे यही खाना चाहिए, मैं ऐसे ही रहूंगा, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अभी ये नहीं करना है। कॉमन लिविंग जो है ना वो कम हो गया है बच्चों के लिए। कंफर्ट लेवल बहुत बढ़ गई है, तो उनको वहां पर आना चाहिए। तो पहले 2-3 साल कम बच्चे आते थे, लेकिन जैसे पेरेंट्स को जब उनका एक्सपीरियंस होने लगे, बच्चे खुद का काम खुद करने लगे। कितने बच्चों को खुद पेस्ट निकाल कर ब्रश करना भी नहीं आता था। खुद के कपड़े धोने हैं, कपड़े धोकर सुखाने हैं, वो भी नहीं। स्नान करना है तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है, पहले पानी निकालो, फिर साबुन लगाओ, फिर अपने को क्लीन करो, वो नहीं होता था। लेकिन ये जब 8-10 दिन रहते हैं तो अपने आप सीख जाते। फिर पेरेंट कहते नहीं फायदा हुआ है। तो वो स्प्रेड होने लगा। और उसके बाद जो है अभी डलहौजी और कुल्लू एरिया में हमारा प्रोग्राम होता है यूथ हॉस्टल का। उसमें 1,500 हजार बच्चे से 3,000 बच्चे अप्रैल मई में आते हैं। क्या बात है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई, और मुझे लगता है कि जितने लोग हमारा ये इनसे मिलिए कार्यक्रम सुन रहे हैं ऋषिकेश जी, बहुत जगह पर लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि बच्चों को पर्वतारोहण के लिए, ट्रैकिंग के लिए भेजा जाए। इससे उनमें बहुत सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अच्छा, आपके काम का एक पहलू जो है वो है मूक बधिर जो बच्चे हैं उनके लिए काम करना, नेत्रहीन जो लोग हैं उन्हें भी पर्वतारोहण करवाना। ये आइडिया कब आया था और इसे आपने किस तरह से मूर्त रूप दिया? हमने जब ट्रैकिंग शुरू किया था तब एक दूसरे से फोन पर हम बातें करते थे। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन में मेरा एक दोस्त वो बैंक में था, तो उसको फोन करते थे। तो उसका एक ऑपरेटर था, वो ब्लाइंड था। तो वो फोन पे सुनता था, अरे क्या है रोज इनके इतने फोन आते, क्या क्या बातें करते रहते, पहाड़ों की बातें करते हैं। तो उसको जिज्ञासा होने लगा कि पहाड़ों क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। उसने हमसे पूछा कि मुझे भी आना है। तो हमने सोचा कि इसको कहाँ ले जाएंगे, हमको खुद को संभालना मुश्किल जहां पर है, ये नेत्रहीन है, इसको कैसे ले जाएंगे और वो क्या वो उसमें से आनंद ले पाएगा। लेकिन वो ज्यादा ही पीछे पड़ा, तो कहा ठीक चलो ले जाएंगे। उससे पहले मैं अकेले नहीं, बाहर ने मेरे साथ लोगों को भी लेकर आएंगे। ठीक है बोले। तो फिर हमने सोचा कि कौन सा दिन चुना जाए। 15 अगस्त अपनी स्वतंत्रता दिन है। तो फिर हमने रायगढ़ किला जो है, सबको इतिहास मालूम है, रायगढ़ शिवाजी महाराज है उसके कारण मालूम है। तो उस वक्त हमने वो प्रोग्राम किया था, उसमें 20-22 ब्लाइंड्स आए थे। और उस प्रोग्राम की खासियत ये रही कि हम काफी कोशिश कर रहे थे कि एक भी ब्लाइंड ना गिरे। लेकिन हुआ ऐसे कि वो हमारा हाथ पकड़ के चलते थे, और आगे हमारा एक बंदा था, उसके पीछे हाथ पकड़ के वो उसकी मूवमेंट, जो बॉडी मूवमेंट है, तो उसको कैच करते हुए अपनी स्टेपिंग करते थे। और उस वक्त बारिश इतनी हो रही थी, बहुत बारिश थी, लेकिन कीला चढ़ने तक ऐसा हुआ कि एक भी ब्लाइंड गिरा नहीं। लेकिन हमारे बच्चे गिरते थे, जो उसको संभाल रहे थे, वो गिरते थे, और ब्लाइंड उसको हाथ पकड़ के ऊपर खड़ा करते थे। ओहो हो, गजब। मैंने उनको पूछा होने के बाद कि ऐसा क्यों होता है। तो बोला देखो, आपका कंसंट्रेशन जो है ना आपके पैर पे नहीं रहता है जी, आपको दिखाई देता है तो आप इधर उधर देखते रहते हैं, इसके कारण अपने लोग गिरते हैं। हमारा कंसंट्रेशन हमारे पैरों पे रहता है। अच्छा, फिर जब आपने ये मूक बधिर और नेत्रहीन लोगों की एक्टिविटीज को आगे भी बढ़ाया और हिमालय तक ले गए, हाँ, तो क्या हुआ कि पहले सह्याद्री में घूमने के बाद उनको एक्सपीरियंस आ गया, कॉन्फिडेंस भी आया, हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि उनको हम आगे कोई ले जा सकते हैं। उसके बाद उनको हिमालय में जाने की इच्छा हुई, तो फिर 85 में हम उनको हिमालय ट्रैक के लिए ले गए। तो हमें दिक्कत थी कि चल कैसे पाएंगे, स्नो में चलना है, अल्टीट्यूड गेन करना है, तो थोड़ी परेशानी होगी, ठंड वो सह पाएंगे या नहीं। लेकिन वो अच्छी तरह से हुआ, वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा। उसके बाद वो और 2-3 साल चले गए, फिर बोलते नहीं हमें पर्वतारोहण करना है। पर्वतारोहण करना है तो उसके लिए फिर प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पर रूल है कि ट्रेनिंग होगा तो ही आप चढ़ सकते हैं। फिर दार्जिलिंग की जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर जो डायरेक्टर थे उनको हमने रिक्वेस्ट की कि नेत्रहीन बंधु है, उनके लिए आप कुछ ट्रेनिंग दे पाते हैं तो हम उनको पर्वतारोहण का एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप उनको देखिए, अच्छी तरह से कर पाएंगे। उन्होंने भी महसूस किया कि कर सकते हैं, तो उनके लिए उन्होंने बेसिक कोर्स ऑर्गेनाइज किया, वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद और एक जेंट्स बैंड सक्सेसफुल रही, एक लेडीज बैच आ गए।
तो फिर हमने हिमालय में कुल्लू एरिया में एक्सपीडिशन की, लद्दाख की और शीतिदर पीक पर। वो बहुत अच्छी रही। उसमें 11 ब्लाइंड्स और 1 डेफ एंड डम्ब लड़का था। तो उसमें से 10 लोगों ने लद्दाख की पीक पर चढ़ाई की और एक डेफ ने की, और शीतिदर जो था उस पे एक ब्लाइंड और एक डेफ उन्होंने आरोहण किया था। तो वो दुनिया की पहली हिमालय की सक्सेसफुल एक्सपीडिशन रही। क्या बात है ऋषिकेश जी, बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही हैं और बहुत जानकारी भी मिल रही है और प्रेरणा भी मिल रही है। नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। ला 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 फैला चाहत की बाहों का घेरा, नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। ला 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 जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल 14 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं। श्याम बाबू का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हुआ था। फिल्मों की दुनिया में वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया से होते हुए आए थे। सन 1973 में श्याम बेनेगल ने बनाई अपनी पहली फिल्म अंकुर। इस फिल्म के जरिए अभिनेत्री शबाना आजमी ने भी अपनी अभिनय यात्रा शुरू की थी। इसके बाद श्याम बेनेगल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण किया और पूरी दुनिया में भारत के एक नामी और सम्मानित निर्देशक के तौर पर नाम कमाया। साल 2005 में फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विविध भारती के संग्रहालय से हम लेकर आए हैं श्याम बेनेगल का एक पुराना इंटरव्यू। इनसे बातचीत की थी सविता बजाज ने। अच्छा श्याम साहब, एक बात थोड़ी समझ में नहीं आती, वो ये कि एक कीमती हीरा अब तक कौन से खजाने में छिपा था। मेरा मतलब कि आप अपनी पहली कामयाब फिल्म अंकुर को डायरेक्ट करने से पहले कहाँ थे और क्या करते थे? मैं बंबई में था। 15 साल मैंने एडवर्टाइजिंग में काम किए। उसमें मैं कॉपी लिखता था एडवर्टाइजमेंट्स की, अंग्रेजी में लिखता था जी। और एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाया करता था। 600 फिल्म्स बनाई मैंने और फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। उसके बाद कई साल के बाद फिर अपॉर्चुनिटी मिला फीचर फिल्म। लेकिन अंकुर जो आपने बनाई, इससे पहले आपको कभी फिल्म बनाने का चांस नहीं मिला? तो अंकुर अगर नहीं फीचर फिल्म, हाँ बिल्कुल, तो इतनी लेट क्यों मार्केट में आए? इस किस्म के फिल्म बनाने के लिए चांस चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो ये कभी नहीं मिलता था। 12 साल मैंने ये स्क्रिप्ट लेके प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाए और कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर में एक हमारे दोस्त थे, ये एडवर्टाइजिंग फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया ये फिल्म बनाने का। अच्छा, दूसरा सवाल करती हूँ। अच्छा, किसी नई फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए आप अपने आप को किस तरह से राजी कर पाते हैं? सब्जेक्ट चूज करना तो बहुत डिफिकल्ट चीज तो नहीं है, क्योंकि मैं अंग्रेजी में समझा दूं? जी हाँ जी। यू सी द प्रॉब्लम ऑफ ट्राइंग टू
I know what I want to say. मतलब I know exactly what I want to say in a film. So it's not difficult to find a subject. I'm concerned with social problems and issues. आप इसको ज़रा तर्जुमा कर दीजिए। नहीं, देखिए, जब आप स्क्रिप्ट को चूज करते हैं तो सबसे पहले स्क्रिप्ट के अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है जो कि आपके जहन में उतरती है कि नहीं, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी फिल्मों का जो स्टाइल है, अगर रेलेवेंट सोशल इश्यूज हों उनमें, कोई भी सब्जेक्ट में रेलेवेंट सोशल इश्यूज की जरूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है अपने ऑडियंस के लिए, अपने पब्लिक के लिए, अपने कंट्री के लिए, अभी क्लास प्रॉब्लम है, कास्ट प्रॉब्लम है जी, कई इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर सब्जेक्ट में हो तो मैं चूज करता हूँ सब्जेक्ट। माफ कीजिए, मैं आपसे ये सवाल इसलिए कह रही हूँ कि आपने जितनी भी आज तक अपनी फिल्में बनाई, अंकुर बनाई, फिर उसके बाद निशांत बनाई, तो उसके अंदर टोटल रियलिज्म को लेके आपने फिल्म बनाई है। जो पूरी कहानी है वो किसी चीज के इर्द गिर्द घूमती है और इनमें बगावत करते हैं लोग उसके लिए, तो आप ऐसे ही सब्जेक्ट क्यों चूज करते हैं? ऐसे ही सब्जेक्ट नहीं, अभी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ फिल्म एक्ट्रेस के बारे में जी, जो एक फिल्म एक्ट्रेस की लाइफ है, साइकोलॉजिकल फिल्म है और सिटी के सब्जेक्ट है, इट्स नॉट विलेज सब्जेक्ट। ये बात नहीं है, मतलब निशांत अंकुर तो मैंने प्लेस किया था अपने रीसेंट हिस्ट्री में, मतलब 15-20 साल 30 साल पहले की कहानी। लेकिन अभी एक और फिल्म मैंने बनाई है मंथन, वो तो बिल्कुल 1976 में सेट किया हुआ है सब्जेक्ट। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, कास्ट प्रॉब्लम्स, क्लास प्रॉब्लम्स, आजकल के बिल्कुल हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं। मतलब ये तो नहीं है कि प्रॉब्लम्स जो हैं सोसाइटी के अंदर उसको आप एक्सपोज करना चाहते हैं और बाद में उसका कोई हल निकालना चाहते हैं अपनी फिल्म्स के जरिए? कोशिश तो यही है, लेकिन मैं सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं वो तो मैं बता नहीं सकता। मतलब तो आप ऑडियंस पर छोड़ते हैं बिल्कुल, बात को? बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल करती हूँ, आप फिल्म मीडियम को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग फिल्में बनाते हैं टोटल एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ का जो रवैया होता है अलग होता है, सोशली फिल्म्स बनाते हैं। मैं भी तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाता हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट इसका मतलब ये नहीं होता कि इससे कोई लोग कुछ बात सीख नहीं सके। मतलब इट्स ए कॉम्बिनेशन, एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए। अगर फिल्म में एंटरटेनमेंट नहीं हो तो कौन जाके देखेगा, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें दूसरी भी चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह जैसे कि अभी कोई, जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसको अगर इसको भी रिफ्लेक्ट किया जाए ऑडियंस पे, मतलब सो दैट दे थिंक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स, ये तो चाहिए। और इसी किस्म से जो कुछ सब्जेक्ट हम चूज करें उसमें एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए शुरू से आखिर तक, मतलब ऑडियंस को होल्ड करना चाहिए सब्जेक्ट। फिर उसके थ्रू हम काफी चीजें कर सकते हैं ना, तो यही कोशिश है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, अगर आप बुरा ना माने, वो अंकुर जितनी आपकी मार्केट में चली वो निशांत इतनी नहीं चल पाई, ऐसा लोगों का कहना है, तो आपकी अपनी राय क्या है एज ए डायरेक्टर? करेक्ट चीज नहीं है, लेकिन वो ये तो ट्रेड गाइड में आप देख सकते हैं, निशांत वाज इक्वली सक्सेसफुल। क्रिटिक्स ने, मतलब बम्बई के क्रिटिक्स ने कहा कि निशांत अंकुर के जितना अच्छी फिल्म मार्केट में चली नहीं चली, पिक्चर तो चली, लेकिन क्रिटिक्स ने कहा कि वो खास मतलब उतनी अच्छी फिल्म नहीं थी, लेकिन पिक्चर तो चल रही है। अच्छा, अगला सवाल करते हैं, हमारी फिल्में दुनिया में कुछ अरसे से नई नई फिल्मों के साथ कुछ नए नए नाम बहुत मशहूर हो रहे हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स, न्यू वेव फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स, कमर्शियल फिल्म्स, और अब तो एक और नया नाम जुड़ गया है, श्याम बेनेगल स्टाइल्स ऑफ फिल्म्स। तो इसके बारे में आपकी क्या विचार है? क्या ये सही है लोगों का कहना? मैंने कभी नहीं सुना। माफ कीजिए, मैंने सुना। ये तो मतलब न्यू वेव फिल्म्स तो होना ही चाहिए कभी भी। इंडस्ट्री विल ऑलवेज रिमेन इन अ स्टेटस को सिचुएशन, मतलब वहाँ चेंज नहीं होता है। नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है कि बस आप फिल्म बनाएं, फिल्म से प्रॉफिट करें, तो सब चीज़ फॉर्मूला जैसा सेटअप हो जाता है। तो कहानी भी उसी किस्म के होते हैं, हर चीज़ फॉर्मूला होता है। एक्टिंग में मतलब स्टार्स को, वही किस्म के स्टार्स को लेंगे आप, वही म्यूजिक डायरेक्टर्स को, वही किस्म की कहानी होगी। अभी उसको तो कन्फ्रंट करना ही चाहिए,
चेंज करना हो तो दूसरे किस्म के फिल्म बनाना ही चाहिए। ऑडियंस को अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए, मतलब चॉइस भी होना चाहिए ऑडियंस के लिए। तो इसी वजह से ये न्यू वेव जो मूवमेंट है, इसको तो हेल्प करना ही चाहिए हम लोगों को। नहीं, ये सवाल इसलिए किया क्योंकि हमारे जो लोग हैं थोड़ा कंफ्यूजन है इसका डेफिनेशन को ठीक तरह से समझने में। अब जैसे मिसाल के तौर पर कुछ फिल्में पिछली बार आई थी मार्केट में, जैसे मणिकौल साहब आए थे, उनकी फिल्में आम जनता तक नहीं पहुंच पाई और ना ही वो मार्केट में चली, वो डिब्बों में बस बंद पड़ी रह गई। तो उनको आप लोग बताते हैं कि उन्हें एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स कहा जाता है। तो ऐसी फिल्में जब डायरेक्टर बनाते हैं तो वो क्या जनता के लिए बनाते हैं या कि अपने घर में डिब्बों में रखने के लिए? नहीं, वहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मणिकौल के पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया नहीं वो फिल्मों को। अगर हम लोग पता नहीं कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, उसकी पहली फिल्म उसकी रोटी, वो तो कुछ लीगल प्रॉब्लम है। तो कैसे कह सकते हैं कि ये फिल्म नहीं चलेंगी? ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है। तो उसको तो बिल्कुल चांस ही नहीं मिला ना। मैं आम जनता की बात कर रही हूँ। लेकिन आम जनता ने देखा कहाँ है वो फिल्म? लेकिन वो बिकी क्यों नहीं फिल्म? अगर वो फिल्म अच्छी थी। बिकने की बात नहीं थी, इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम था प्रोड्यूसर्स और एफएफसी के बीच में। नहीं, अभी आपने कहा ना कि एक जो रवैया चल पड़ता है जैसे कमर्शियल फिल्म का है, तो उसको लकीर बंदी बायदाई लकीर को तोड़ना चाहिए। तो उसके लिए नई फिल्में बनती जैसे न्यू वेव फिल्म्स हैं या एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स हैं। तो अगर ऐसी फिल्में बनती हैं तो उसको आम जनता तक तो पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इस किस्म के फिल्म्स का। होता नहीं है ना। तो ये जो डेफिनेशन से मतलब यहाँ नहीं, इसमें क्या है, फिल्म इंडस्ट्री में ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कार्टेल है, मोनोपोली है। अभी इसको मतलब और वो एक किस्म के फिल्म खरीदते हैं। अब इसको भी तो चेंज करना चाहिए ना। तो ऑडियंस तक आप पहुंच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि बस ऑडियंस ये पिक्चर देखेगी, वो पिक्चर नहीं देखेगी। सही बात ये है कि ऑडियंस इस किस्म की पिक्चर देखेगी जो पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स को पसंद है। वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगी ना। तो ये बात है। यू सी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द फिल्म मस्ट रीच एन ऑडियंस, और इट कैन ओनली रीच एन ऑडियंस थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट। नो डिस्ट्रीब्यूटर विल चूज अ पिक्चर दैट ही कंसिडर्स अनसेफ। तो ऑडियंस को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिला, चॉइस कहाँ? तो मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे किया जाए? तो ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू करना चाहिए। अब एफएफसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही है, ये अच्छी चीज़ है। और फिर हम लोग कोऑपरेटिव्स डेवलप करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मंथन। हाँ, जरा उसके बारे में बताइए ना। आपने बिल्कुल अलग ढंग से वो फिल्म बनाई है। हाँ बिल्कुल, वो फिल्म बनी 5 लाख फार्मर्स ने इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, और उससे हम लोगों ने फिल्म बनाई। फिर उसके बाद उसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसे कर रहे हैं, नॉट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स ना। हम लोग इंडिविजुअली जाके सिनेमा में लगा रहे हैं वो फिल्म को, और ऑडियंस देख रही है। अच्छा, अगला सवाल करती हूँ। जब आप कास्टिंग करते हैं फिल्म के अंदर, तो माफ कीजिए, आप नामी सितारों के पीछे तो बढ़ते नहीं हैं और थिएटर के लोगों को ज्यादा चांस देते हैं। मेरे ख्याल से ये आपने नई बुनियाद डाली है इंडस्ट्री में। तो आप कास्टिंग किस तरह से करते हैं? आपके जहन में क्या बात होती है कि आप सोचते हैं फला आर्टिस्ट ये रोल के लिए सुटेबल है, तो उसको बुला लिया जाए? मुझे कास्टिंग में कोई इनहिबिशन नहीं है। मतलब मैं कास्ट करता हूँ रोल के हिसाब से। अगर रोल को जो एक्टर सूटेबल हो रोल के लिए तो मैं उसको लेता हूँ, वो अगर नोन हो या अननोन हो। मुझे इससे कोई ये नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी फिल्म बनती हैं कहानी की वजह से, सब्जेक्ट की वजह से, और जो चीज़ हम फिल्म में डालते हैं, मतलब द काइंड ऑफ फिल्म यू मेक, और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ के स्टार्स और म्यूजिक डायरेक्टर और नोन राइटर्स नाम ही लेने आपको। ये चीज़ तो हम यूज़ नहीं करते ना, तो इसलिए इनहिबिशंस बिल्कुल नहीं है। तो मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ, तो इट्स ईजी। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में बाद में तकलीफ नहीं होती? क्योंकि फिल्म अगर मार्केट में बिकती है, डिस्ट्रीब्यूटर खरीदते हैं, तो नामी लोगों को लेकर जी हाँ, लेकिन अभी अंकुर के बाद, अंकुर और निशांत के बाद उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फिल्म चल गई, दोनों फिल्म चली थी और प्रॉफिट भी बनाया प्रोड्यूसर्स के लिए।
माफ कीजिए, आपको कल कोई स्क्रिप्ट दिया जाए जो चालू फिल्म का हो और आपको कहा जाए कि साहब ये आपकी कास्ट है, आप जैसे अमिताभ बच्चन है और नामी सितारे हैं फिल्म में, तो उनको आप लेके फिल्म बनाइए, तो मैं बना सकता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि नामी सितारे भी बहुत अच्छे हैं एक्टर्स जी। लेकिन वो सिस्टम और कंडीशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जरा खुल के बताइए किस तरह से, मतलब इफ द सब्जेक्ट इज ऑफ माय इंटरेस्ट, मतलब मुझे इंटरेस्ट, कहानी अच्छी लगती है और कोई इंटरफियर नहीं करें तो क्यों नहीं, और टाइम भी चाहिए। अब स्टार्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि बस वो 4 दिन ये फिल्म में देते हैं, 5 दिन वो फिल्म में देते हैं। मेरा स्टाइल तो ये नहीं है बिल्कुल, मैं शुरू से आखिर तक लगातार शूटिंग करता ही रहता हूँ और पूरे एक्टर्स मेरे साथ होना चाहिए, एक स्टाइल है जी। तो अभी अगर वो स्टार्स तैयार है करने के लिए तो क्यों नहीं, जरूर लूंगा स्टार्स को भी। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल करती हूँ छोटा सा। अब तो आपने कुछ फिल्में बना दी और मार्केट में आप चल निकले, तो श्याम बेनेगल स्टाइल्स ऑफ फिल्म बहुत मशहूर हो गई, तो अब आपकी एम्बिशन क्या है? किस तरह की फिल्में जनता को देना चाहते हैं, जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? कुछ खास आवाज है जो कि आप जनता को सुनाना चाहते हैं, अपने एहसास की आवाज? एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि अपने सोशल एक्सपीरियंस, जो कंटेम्प्रेरी सोशल एक्सपीरियंस जो है जी, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मेरा काम यही है कि सोशल रेलेवेंट सोशल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट किया जाए, और मैं सोचता हूँ कि अगर इफ I can be a good catalyst, मतलब अभी इसको मैं हिंदी में कैसे बताऊं, if I can be a proper catalyst of to be able to reflect this social experience, then I've done my job. मतलब आप जो सोशली जो हमारी सोसाइटी के अंदर क्या कहना चाहिए, नहीं सोशल एक्सपीरियंस से उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। evils of the society, evils is only a very narrow way of looking at it. Total social experience, उनके ख्यालात को बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, अभी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो है इज अ लिमिटेड एक्सपीरियंस। तो आपको ऐसा नहीं लगता उसमें एजुकेशन की कमी है? जब तक मेंटली लोग एजुकेट नहीं हो जाते ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। फिल्म समझने के लिए कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ ख्यालात समझने के लिए तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो तो मजा आता है फिल्म समझने में। हाँ वो तो है, नहीं तो एक बढ़िया फिल्म होती है उसको लोग समझ नहीं पाते, और जो कमर्शियली फिल्म्स आजकल हिट हो रही है मार्केट में उसे आम जनता समझ पाती है और वही गाने गाते हुए ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हैं। वो एक किस्म का एंटरटेनमेंट है ये, और एक किस्म का एंटरटेनमेंट है बस। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए और मुझे आपके खूबसूरत ख्यालात सुनने को मिले। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। तो ये था विविधा का इस सप्ताह का अंक, जिसमें एक तरफ हमने राज कपूर को याद किया तो दूसरी तरफ गीतकार शैलेंद्र को। हमने विश्व पर्वत दिवस का जिक्र भी किया और जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल को भी याद किया। विविधा के आने वाले अंकों में हम विविध भारती के खजाने से कुछ और बेशकीमती रिकॉर्डिंग्स आपके लिए पेश करेंगे। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन कवई। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।